Good morning students. Welcome to SGI online class 7 subject हिंदी लैंग्वेज लेसन 1 भाषा लिपि और व्याकरण। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण के अंतर्गत भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा को समझा और भाषा के रूप तथा बोली को बढ़ावा समझा। आज मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि भाषा क्या है। मैं पुनः स्मरण कराते हुए आपको बता रही हूँ कि अभिव्यक्ति मतलब व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति का वह साधन जिसके द्वारा वह अपने विचारों को दूसरों के तक प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों और भावों को ग्रहण करता है। ये क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार से होती है, अर्थात भाषा के रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि मौखिक भाषा बोल करके प्रयोग की जाती है, अर्थात व्यक्ति जब बोल करके अपने मन के भावों को व्यक्त करता है तथा दूसरे के भावों को समझता है तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा लिख करके व्यक्त की जाती है, जैसे पत्र के माध्यम से, कक्षा कॉपी पे लिख करके, अर्थात व्यक्ति अपने जो भाव विचार है वह किस में लिख के, कॉपी पे या पत्र पर लिखकर व्यक्त करता है तो लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा वह भाषा कहलाती है जो संकेत के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा में व्यक्ति अपने द्वारा किए गए संकेत से मन के भावों को व्यक्त करता है, जैसे क्रिकेट के मैदान में एम्पायर द्वारा किया गया संकेत, रेलगाड़ी द्वारा हरी झंडी व लाल झंडी दिखाकर किया गया संकेत। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि बोली क्या है। बोली भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को, बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। पुनः स्मरण कीजिए, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित स्वरूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। साहित्य क्या है कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, अर्थात प्रत्येक भाषा का अलग अलग अपना संचित ज्ञान है, तो वही संचित ज्ञान एकत्रित करके जो एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस आ प्लस करण। वी का अर्थ है विशेष प्रकार से, आ का अर्थ है भली भांति, करण का अर्थ है व्याख्या या व्यवस्थित करना, अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए, उन नियमों के सर्वमान और वैध स्वरूप को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के कितने अंग हुए? 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पुनः दोहराते हुए कि बोली क्या है? बोली भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को, बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय स्वरूप को बोली कहते हैं। बोली में कोई भी साहित्य नहीं होता, बोली का अपना कोई साहित्य, लिखित साहित्य नहीं होता है। उसमें लोकगीत, कहावतें, कहानियां इत्यादियां होती हैं। लेकिन जो भाषा है, भाषा का
फिर से कि जिस बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, तो मैं उसे समझा रही थी कि जो भाषा है तो भाषा का लिखित जो साहित्य होता है वह है, भाषा का लिखित रूप होता है, परंतु बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। भाषा के व्याकरणिक नियमों पर आधारित होती है, भाषा जो है उसमें व्याकरणिक नियम होते हैं, परंतु बोली में कोई भी व्याकरणिक नियम नहीं होते हैं। ये लोक कथाओं पर आधारित होती है, इसमें लोक कथाएं होती हैं, लोकगीत होते हैं, परंतु इसमें जो व्याकरण होता है वह ना के बराबर होता है। बोली सिर्फ एक क्षेत्र वर्ग के अनुसार बोली जाती है, परंतु जो भाषा है, भाषा का विस्तृत रूप होता है और बोली का छोटा रूप होता है। अब इसके बाद है लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनियों का या जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। साहित्य। साहित्य क्या है कि प्रत्येक भाषा का जो ज्ञान है, जहां पर एकत्रित किया जाता है, प्रत्येक भाषा का जो ज्ञान है जो एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो ज्ञान के संचित कोश को, ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? वि धन आ धन करण से मिलकर बना है। वि का अर्थ है विशेष प्रकार से, आ का अर्थ है भली भांति, करण का अर्थ है व्याख्या या व्यवस्थित करना, अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित, नियोजित और परिमार्जित किया जाए, उन नियमों के सर्वमान्य और वैध स्वरूप को भाषा का व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, अब आप भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ 1 के अंतर्गत भाषा की परिभाषा अर्थात भाषा किसे कहते हैं इसे स्मरण करेंगे। भाषा के प्रकार, जैसा मैंने बताया था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3, उन्हें आप स्मरण करेंगे। इसके बाद आप बोली किसे कहते हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, लिपि किसे कहते हैं इसको भी आप स्मरण करेंगे, तथा साहित्य क्या है या साहित्य किसे कहते हैं इसको भी स्मरण करना है। इसके साथ साथ आपको व्याकरण की परिभाषा तथा व्याकरण के जो नियम होते हैं वह किस में लागू होते हैं, भाषा में या व्याकरण में, भाषा में या बोली में, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। अर्थात भाषा में जो व्याकरण है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, इन्हें आप स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. I am A.K. Dwivedi and today I will teach you English Literature. Chapter number 1. Topic is, title is Clothes Line. Okay, Clothes Line. This is first chapter and it is a poem. Students, probably you have got an audio related to this poem, but once again I will explain you this poem, so be ready and try to understand all difficult words, their meanings, Hindi and English explanation seriously. Okay, students, let us start it. The clothes line. The title of this poem. Clothes line means a thin rope that you hang clothes on so that they can dry.
यानी आप अपने घर में एक डोरी बांधते हैं जिसमें कपड़े लटकाते हैं ताकि वो कपड़े सूख सके. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आर टाइटल द राइटर ऑफ दिस पोम इज मेर्लिन के वाकर, who is the author of 4 books. She has written 4 books. She has been recognized for her work. राइटर अपने वर्क के लिए फेमस है एंड पब्लिश्ड इन न्यूमरस एंथोलॉजीज एंड नेशनल मैगजीन्स. और ये वर्क वेरियस मैगजीन्स में पब्लिश हुए इंक्लूडिंग एवन टाइम्स इन 2000 एज वेल एज डेजर्ट वीमेंस मैगजीन and Coping in 2006. This is the introduction about the writer. Now start the poem. First stanza. A clothesline was a news forecast. Students, recently I told you the meaning of clothesline. A kind of thread on which clothes are hung on at your house फॉर ड्राइंग अप, यानी कपड़ों की डोरी. वाज न्यूज फोरकास्ट. फोरकास्ट मीन्स प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन मीन्स टेल अबाउट, बताती है. हमारे घर पर डोरी पर फैले हुए कपड़े हमें अपने पड़ोसियों के, टू नेबर्स पासिंग बाय. नेबर्स मीन्स पीपल लिविंग टू क्लोज आवर होम्स, यानी जो हमारे अगल बगल पड़ोसी रहते हैं उनको हमारे बारे में पता चलता है. किससे? कपड़ों से. जो कपड़े डोरी पर फैले रहते हैं उससे हमारे पड़ोसी हमारे बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं. देयर वर नो सीक्रेट्स यू कुड कीप. देयर वर नो सीक्रेट. सीक्रेट मीन्स समथिंग हिडन, यानी द क्लोथ्स hanging from the thread reveal all kind of secret to our neighbors. It is impossible to keep the secret to our neighbors. यानी हम अपने पड़ोसियों से कोई भी सीक्रेट छिपा के नहीं रख सकते हैं, सब कुछ पता चल जाता है. Okay, the clothes that are spread on clothesline tell everything about us to our neighbors. It is impossible to keep the secret from them. Okay. Now second stanza. It also has a friendly link. Friendly means होता है like a friend. For neighbors, पड़ोसी always knew. यानी neighbors जानते हैं. क्या जानते हैं? That the clothes hanging from the rope at your house reveal a friendly nature. एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करते हैं. इफ कंपनी हैड स्टॉप्ड ऑन बाई टू स्पेंड अ नाइट और टू, यानी बाहर डोरी पर फैले हुए कपड़ों से ये पता चलता है. कंपनी मीन्स यहाँ पे साथ नहीं है. कंपनी मीन्स गेस्ट, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. ये पता चलता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आया है कि नहीं है, वो 1 या 2 रात रुका है कि नहीं रुका है. The writer want to explain out that from the clothes that are hanging from the thread at our houses reveal the secret. It tell that there had been some guest who stayed at our home 1 or 2 nights. If they stayed or not, every secret is revealed to our neighbors. Now third stanza. From them you would see the fancy clothes. राइटर कहते हैं डोरी पर तरह तरह के फैंसी मीन्स फैशनेबल, न्यू. सीट्स मीन्स चादर एंड टॉवेल्स on the line, that means on the clothesline. Sometimes we see that there are many fancy new towels, sheets that are spread on the thread at our homes. You would see the company's tablecloths with intricate design. Intricate means beautiful, complicated design बने होते हैं, मतलब
नए नए डिजाइन के चादर, टॉवेल या टेबल क्लॉथ देख सकते हैं। एंड फ्रॉम दीज क्लोथ्स वी कैन कंक्लूड दैट अ गेस्ट हैड स्टेड एट आवर होम्स। पता चलता है कि हमारे घर पर कोई गेस्ट रुका था, एज इफ इट वाज समथिंग स्पेशल ओकेजन, क्योंकि स्पेशल ओकेजन पर हम ये नए नए कपड़े या नई नई चीजें, टेबल क्लॉथ वगैरह लगाते हैं। Now fourth stanza, the line announced a baby's birth. राइटर क्या कहना चाहते हैं कि क्लोथ्स लाइन, that means a thread at our homes from which clothes are hanging, क्या बताती है? अनाउंस, डिक्लेयर करती है। डोरी पर फैले हुए कपड़े ये भी बताती है, क्या बताती है? बेबीज बर्थ, दैट देयर वाज अ न्यूली बॉर्न बेबी, दैट अ बेबी वाज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर हाउस। ये भी पता चल जाता है कि किसके घर में, पड़ोसी के घर में किसी के यहाँ नए बच्चे का जन्म हुआ है। टू फोक्स मीन्स पीपल, लोगों को, who lived inside। और क्या पता चलता है उस घर के लोगों के बारे में? It also tells about the people who are living in that house. As brand new infant clothes were hung, brand new का मतलब नए नए कपड़े, infant मतलब baby, were hung hanging, that means the clothes hanging from the thread at your homes in the balcony of your house reveal the secret to your neighbors that a new guest has come to your house. That means a baby is born. Okay, so carefully with pride, carefully, if you have a watch carefully to them, you will conclude that a baby is born to that house। मतलब डोरी पर फैले हुए कपड़े हमें ये बता देते हैं कि when a baby was born in the house, कि घर में एक बच्चे का जन्म कब हुआ। Now fifth stanza, the ages of the children could, ages means उम्र, उम्र के बारे में पता चलता है चिल्ड्रन की, by seeing the clothes that are spread from the thread at your house we can guess about the age of the children। बच्चों की उम्र का अंदाजा लग जाता है। so readily be known, readily means easily, known means we come to know, that means the clothes that are hanging from the thread in a clothes line at your homes we can conclude about the age of the children by watching how the size changed, क्योंकि डोरी पर जो कपड़े होते हैं साइज चेंज होता रहता है, छोटे कपड़े फिर बड़े ऐसे आते रहते हैं। you would see how much they would grow, they had grown। आप उन कपड़ों की साइज देख करके ये भी गेस कर सकते हैं कि अब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। The writer wants to explain out that by seeing the size of the clothes we can guess about the age and about their size, how much they had grown within some certain period of time। Okay students, I think you must have studied 5 stanzas of this poem seriously। Now try to explain all these stanzas on yourself। Read these stanzas seriously, and even then you are not able to understand it clearly, listen again and again this video clip। Till then revise it, and tomorrow I will explain from 6th stanza up to 5th stanza। Students, I think you have been given the PDF related to this poem, and you have written also in your notebook of literature। Okay, thank you for attending the class।
morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class we have completed exercise 1D. Okay, that was based on simplification of integers. Today we will be starting with exercise 1E. In this exercise, there are the word problem kind of questions based on the miscellaneous kind of things we have been doing in this entire chapter. ठीक है, अभी तक पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने चीजें सीखी जो करी उन्हीं को वर्ड प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1E. In that exercise, question number 1 says, by how much does 5 exceed minus 5? It is saying by how much does 5 exceed minus 5. इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो 5 है वो -5 से कितना ज्यादा है. ठीक है, तो सपोज करो कभी पूछे आपसे कि जो 10 है वो 5 से कितना ज्यादा है, तो कैसे बताते हो आप? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके बताते हो कितना ज्यादा है. यही यहाँ पे भी करना है. दो वैल्यूज दी हैं, एक -5 दी है और एक 5 दी है. आप अच्छे से जानते हो जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे 5 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या कर दोगे आप? सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू से कितना ज्यादा है. ठीक है, तो लेट्स डू. स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 exceed -5 by is equal to greater value minus smaller value. It will be 5 minus 5. Okay, and you all know that this minus will be plus. It will give us 5 plus 5 that is equal to 10. ठीक है, तो from here we can say that 5 exceed -5 by 10. मतलब जो 5 है वो -5 से कितना ज्यादा है? 10 यूनिट्स ज्यादा है. ठीक है, now moving to question number 2. Question number 2 says, by how much -7 less than -1? So again there is the same thing. You have to subtract the smaller value from the higher value. Question number 2 भी है जो वो question number 1 की तरह है. Same. Now moving to question number 3, it is saying what must be subtracted from 7 to get -6. Question number 3 में बोला जा रहा है what must be subtracted from 7 to get -6. मतलब कि 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि -6 वैल्यू आ जाए. तो हम क्या बोल देंगे? let x be subtracted, है ना? let x be subtracted. ठीक है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है? 7 में से. ठीक है, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 minus x. ऐसा करने पे कितना ऑप्टेन हो रहा है? -6. You are required to find the value of x. तो क्या करेंगे? इस x को उधर ले जाओ, इस -6 को इधर लाओ. It will be 7 - 6 इधर आके हो जाएगा +6 is equal to ये -6 इधर आके +x हो जाएगा. ठीक है, तो x will be equal to 7 + 6 13. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं? 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना मिल जाएगा? -6 मिल जाएगा. Now question number 4 is same as question number 3. तो आप question number 4 को question number 3 की तरीके से कर सकते हो. Moving to question number 5. Question number 5 says the sum of two integers is equal to -1. In question number 5, it is saying there are two integers और उनका sum जो है वो किसके इक्वल है? -5 के -11 के इक्वल है. ठीक है, बोला जा रहा है कि one of them is 5, find the other. बोला जा रहा है कि जो एक उनमें से नंबर है उसकी वैल्यू है 5, आपको दूसरा वैल्यू फाइंड करना है. तो क्या बोलोगे आप? let other number be x. ठीक है, अदर नंबर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा. और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो नंबर्स का जो सम है वो इक्वल टू किसके? -11 के. उनमें से एक वैल्यू कितनी है? 5. अगर अदर x है और दूसरा कितना है? 5 और सम कितना हो रहा है? -11. तो इक्वेशन यही तो होगी, दो नंबर का सम, उनमें से एक 5 दूसरा x और उनका सम किसके इक्वल है? -11 के इक्वल है. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो इस 5 को उधर ले जाएंगे तो इट विल बी x is equal to -11
माइनस 5, क्योंकि पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। x will be equal to -11 and -5 that is equal to -16, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -16 है, वही अदर नंबर है ना। दिस वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड। Now moving to question number 6. Question number 6 is add the product of -13 and -17 to the quotient of -187 and 11, ठीक है। इसका लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ऐड करना है प्रोडक्ट किसका, -13 और -17 का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आप लिखोगे पहले प्रोडक्ट इज इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई बाय -17, ठीक है। तो -13 और -17 का प्रोडक्ट आप करोगे तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज़ टू नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और 17 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगा, 17 10 होता है कितना 170 और 17 3 होता है 51, ठीक है। तो 170 प्लस 51 दैट विल बी इक्वल टू 220, है ना। तो 13 into 17 will be giving us 221 with a positive value, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। आगे बोला गया क्वोशिएंट निकालना है किसका, -187 और 11 का। क्वोशिएंट कैसे निकलता है, डिवाइड करके निकलता है। तो क्वोशिएंट निकालो आप। क्वोशिएंट निकालना है -187 डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, ठीक है। तो आपको पता है कितने 10 का, 11 10 का 110 होता है, 11 7 77 होता है, ठीक है। तो इट विल गिव अस -17, ठीक है। अब स्टार्टिंग में बोला गया था कि इसके प्रोडक्ट और इसके क्वोशिएंट को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना। तो ये तो बोला गया था, नाउ ऐड, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे आप तो विल गिव अस 221 प्लस एंड दिस वैल्यू इज -17, ठीक है। यहां से प्लस माइनस कितना देगा, नेगेटिव देगा, तो इट विल बी 221 -17 एंड अल्टीमेटली इट विल गिव अस द आंसर 204, है ना। जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 204। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, है ना। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोला जा रहा है कि किसी शॉपकीपर ने कुछ पेन्स खरीदे, कुछ बुक्स खरीदे और कुछ पेंसिल बॉक्स खरीदे। उसके बाद उनको क्या किया, सेल किया गया। और आखिर पूछा जा रहा है, ये बताइए इसका गेन हुआ कि लॉस हुआ। गेन मतलब प्रॉफिट और लॉस मतलब आपको पता ही कि लॉस हो गया उसको। तो आप क्या करो, टोटल मनी को ऐड करोगे जितने में उसने चीज़ों को खरीदा, उसका टोटल मनी को ऐड करोगे जितने में उसने उसको बेचा, और डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे कर लो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, it says a man starts from his home and drives 169 kilometer to the east. अब इसके पहले आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। आप पहले जानते हो कि ये डायरेक्शन जो होती है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो डायरेक्शन का थोड़ा आइडिया इससे आप ले लोगे। अब बोला गया कि मैन, एक आदमी जो है वो 169 किलोमीटर चलता है किधर, ईस्ट की तरफ, है ना। तो सपोज जो मैन है वो यहाँ पे है और यहाँ से किधर गया, ईस्ट की तरफ गया 169 किलोमीटर, ठीक है। द मैन हैज मूव्ड टू 169 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। उसके बाद बोला गया एंड देन 192 किलोमीटर्स टू द वेस्ट। अब यहाँ पहुँचने के बाद वेस्ट की तरफ कितना गया, 192। वेस्ट डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो यहाँ से चल के इधर आ गया कितना, 192 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि बताइए कि वो अपने घर से, घर कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, घर यहाँ पे था, यहीं से गया। तो बोला जा रहा है अपने घर से वो कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का वो क्लियरली दिख रही, घर ये है और है कहाँ पे वो, यहाँ पे। तो कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल कर लिया अपने घर से, यहाँ से यहाँ तक 192 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 169 है। हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे पता चलेगी, 192 में से 169 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बाहर पर हमें पता चलेगा क्या होगा। लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 192
माइनस 169, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 23 किलोमीटर्स। और डायरेक्शन पूछा जाएगा गया है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। Now moving to question number 9. It is saying during a month the average day temperature of desert region was 43 degrees Celsius and the average night temperature was -6 degrees Celsius. Find the difference between the average day temperature and the average night temperature. किसी डेजर्ट में जो डे का टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 43 डिग्री सेल्सियस और नाइट का टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या बताना है, उनका डिफरेंस बताना है। तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट विल बी गिविंग अस 43 माइनस -6 माइनस प्लस, सो आंसर विल बी 49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, इट इज सेइंग राधे बॉट 4 पेयर ऑफ जींस एट ₹1256 ईच। 4 पेयर ऑफ जींस खरीदे, एक पेयर ऑफ जींस का कॉस्ट है 1256 रुपीस, तो चारों पेयर का कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई करके विल गेट द आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ऑल दीस 3 क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। आई एम टेलिंग यू दैट इट इज सेइंग अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड ₹540 ईच फॉर द पिकनिक, ठीक है। देयर इज अ क्लास और उसमें बच्चे कितने 36 हैं और हर बच्चे ने 540 रुपीस कंट्रीब्यूट किया पिकनिक के लिए, ठीक है। आगे बोला जा रहा है आउट ऑफ दीस 7 स्टूडेंट्स डिड नॉट गो, लेकिन 7 बच्चे नहीं गए। आगे बोला जा रहा है दे वर रिटर्न 490 ईच, वो 7 बच्चे नहीं गए लेकिन उनको पूरे उनके 540 वापस नहीं किए गए, उनको वापस किए गए 490, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो बताइए कि पिकनिक में कितना अमाउंट स्पेंड किया गया, ठीक है। तो विल बी राइटिंग टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास। एक क्लास में अगर 36 बच्चे हैं और 540 रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 540 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 6 0 0 6 4 जो 24 कैरी 2 6 5 30 एंड 2 32, ठीक है। 3 0 0 4 3 12 2 कैरी 1 5 3 15 plus 1 16, it will give us 0 4 4 9 1 19,440 रुपीस का क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ पूरी क्लास से, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 7 बच्चे नहीं गए तो उनको पैसे कितने वापस किए गए, 490 वापस किए गए। तो आप आगे लिखोगे मनी रिटर्न, है ना, मनी रिटर्न। कितने बच्चों को वापस किया, 7 बच्चों को कितना वापस किया, 490 हर एक बच्चे, तो टोटल कितना वापस किया गया, 490 मल्टीप्लाई बाय 7, इट विल गिव अस 7 0 0 7 9 63 3 कैरी 6 7 4 जा 28 plus 6 34, मतलब 3,430 रुपीस क्या किया गया, रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। अब निकालना है आपको मनी स्पेंट ऑन पिकनिक, मनी स्पेंट ऑन पिकनिक। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी 19,440 माइनस 3,430 0 1 0 6 1, तो 16,010 रुपीस जो है वो पिकनिक में क्या हो गया, स्पेंड हो गया, एंड दैट इज योर आंसर। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर 1 इंटीजर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर रेशो नंबर स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू। Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed measurement of density. Now today we will start new chapters, unit rest and motion. So student, what is rest and motion? So what is rest? When the position of a body with respect
respect to its surrounding. Surrounding does not change with time. The body is said to be at rest. Student, when the position of a body with respect to its surrounding does not change with time, the body is said to be at rest. For example, a table is at rest and a book lying on a table is at rest. Now, what is motion? When the position of a body with respect to its surroundings change with time, the body is said to be in motion. Student, what is motion? When the position of a body with respect to its surrounding change with time. Change with time. Change with time, then the body is said to be in motion. For example, a running train is in motion or a flowing water is in motion. Now student, what are types of motion? The first motion is translatory motion. So student, what is translatory motion? The motion in which all the particles of a body moves through the same distance in the same time. Same time is called translatory motion. So student, what is translatory motion? The motion in which all the particles of a body moves through the same distance in the same time is called translatory motion. Translatory motion is divided into two parts. First is rectilinear motion and second is curvilinear motion. Now student, what is rectilinear and curvilinear motion?
Student, in in rectilinear motion, the motion done in a straight line path is called rectilinear motion, and the motion is done in a curved path is called a curvilinear motion. Now, student, second type of motion, rotatory motion. So, student, what is rotatory motion? The motion the motion in which of a body moves about a fixed axis without changing its position. Without changing its position is called rotatory motion. Student, the motion in which of a body moves about a fixed axis without changing its position is called a rotatory motion. For example, a ceiling fan and a spinning top. Now, motion number third, oscillatory motion. Student, the to and fro of a body the to and fro motion of a body from its mean position is called a oscillatory motion. Student, the to and fro motion of a body from its mean position is called a oscillatory motion. For example, the motion of the pendulum of a clock and the motion of a swing. Now, vibratory motion. So, student, what is vibratory motion? Vibratory motion is a kind of oscillatory motion. Oscillatory motion in which moving object undergoes change in shape or size. Student, what is vibratory motion? Vibratory motion is a kind of oscillatory motion in which moving object undergoes change in shape or size. For example, musical instrument like sitar, violin produce
vibratory motion. Now student, fourth motion, periodic motion. A motion which gets repeated after a regular interval of time is called a periodic motion. For example, heartbeat and the motion of a swing. And next, motion number 5, non-periodic motion. The motion which does not repeat itself after a regular interval of time is called non-periodic motion. Now, seventh motion, random motion. Student, an object which suddenly changes its motion from one kind to another kind is said to have a random motion. For example, wheels of a moving vehicle such as car, cycle, trains, etc. are examples of random motion. Now, uniform motion. When a body covers equal distances in equal intervals of time along the same straight line, the body is said to be describing uniform motion. Now student, motion number 9, non-uniform motion. When a body covers unequal distances in equal interval of time along the same straight line, the body is said to be describing a non-uniform motion. So student, these all were types of motion. So today's class is over. Thank you. Students, welcome to Ajay online classes of chemistry. Today is the class of class 7th and that is the second lecture of the physical and chemical chain chapter. And today is the revision of physical and chemical chain. In my previous video lecture, I had explained about what is physical chain and what is chemical chain. So students, there are some examples about the physical chain and chemical chain and I'll explain about the every example. First example of physical chain is evaporation during sunlight. How? For example, in the presence of sunlight during the summer season, during the winter season, in the presence of sunlight, water of the human bodies get evaporated and converted into vapor form in the presence of sunlight, and after when temperature is moderate and temperature is minimum, it get converted into also a water form. So that is the process of physical change. Why? Because water get converted into gaseous state and water get also converted into liquid state as well as in the form of rainwater. So you can say that is the example of physical change. And second one example of the physical change is changing of water into ice. For example, if we minimize the temperature, like yes, if you minimize the temperature, then water which present in liquid form get converted into freeze and converted into ice cube form. So it is also a form of physical change. Why? Because water which present in liquid form and liquid get converted into solid form when it make to ice cube, and also it get converted into, due the minimize of temperature, get converted into solid form. So you can say that is the example of physical change. Why? Because physical change only physical static change. Composition of the substituent is not changed. Third one example is melting of butter or ghee. Melting of butter or ghee, for example, जब भी आपको घी का यूटिलाइजेशन करना होता है तो आप उसे क्या करते हो, मेल्ट कर लेते हो, मेल्टिंग ऑफ बटर एंड घी, एंड आफ्टर सम टाइम जब आप उसे लीव इट कर देते हो, इट आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, फ्रीज हो जाता है, आपको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट. व्हाई? बिकॉज घी एंड बटर इज नॉट चेंज देयर कंपोजिशन. वो कभी भी अपना कंपोजिशन नहीं चेंज करता, वो कभी भी अपने कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स को चेंज नहीं करता है. It always change the physical state. वो अपना solid, liquid, gas, solid converted into liquid form and liquid converted into solid form. उसमें convert हो जाता है. That is why you can say that is also an example of physical change. And fourth one example is
glowing of electric bulb. In the presence of continuously electric current, in the presence of electric current, the bulb of electricity get glow, आपका glow हो जाता है. And after when we cut the electric current, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को कट कर देते हो, आपका जो बल्ब होता है वो ग्लो करना बंद कर देता है. Why? Because electric current get converted into movement of electrons. वहाँ पे आपके movement of electrons flow करने लगते हैं, and after cut the electricity, movement of electrons get converted into previous form. That is why we can say that it is also example of physical change. And next one example is beating of metals into sheet. जब भी आप मेटल्स को बीट करते हो, बीट का मतलब रास्ते में आपने मेनी टाइम्स देखा होगा कि बहुत सारे पीपल्स बैठे रहते हैं, वो सीड्स को, मेटल्स के जो भी सीड्स होते हैं उनको बीट करना स्टार्ट करते हैं, उनको कस के पीटना स्टार्ट करते हैं. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्टेड इनटू थिन सीड्स फॉर्म फॉर मेकिंग अ बॉक्सेस, आयरन बॉक्सेस. लाइक जैसे आपके घर में जो बक्से यूज होते हैं, जो अलमीरा यूज होते हैं, आयरन बॉक्सेस यूज होते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस सीड्स आर मेकिंग फॉर द बीटिंग ऑफ मेटल्स. सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डिस्कशन. व्हाई? बिकॉज आफ्टर वी डोंट यूज अबाउट एनी टाइप ऑफ मेटल्स, we also get converted into metal form. That is why it is an example of physical change. Now we start the chemical change. There are first example of chemical change is cooking of food. For example, आपके घर पे कोई भी फूड प्रिपेयर हो गया. For example, आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, आपके घर में पनीर की सब्जी बन गई है. After cooking the recipe, सब्जी बनने के बाद, वेजिटेबल कुक होने के बाद, अगर आपसे कोई कहे now separate the cheese. Now separate the cheese. You can do it. No, it is not possible. Why? Because new product is formed. In this process, new product is formed. In chemical change, always new product is formed, and cooking of vegetable is a new product. That is why it is unable to do for separation of cheese. That is why it is a chemical change. In chemical change, that is only a irreversible change. What is irreversible change? Irreversible change is that type of process which only move in forward direction. For example, I will move in forward direction and we are unable to do in backward direction. So we move in forward direction. जो reaction आपकी only forward direction में move करती है, this reaction is known as reversible. This reaction is known as irreversible change, and this type of change is known as chemical change. But in a physical change, that type of change which is move in forward direction, like as we move in forward direction and we also move in backward direction. So that type of change which is move in forward direction, जो आगे भी जाते हैं और condition change होने पर वो back भी आते हैं. So this type of change is known as physical change, and which is only move in forward direction change is known as chemical change. Second one is the germination of seed. Seed जब भी आपके germinate हो जाते हैं, but after some time वो फिर से आपके seed form में convert हो जाते हैं. So that is also a process of chemical change. And next one is digestion of food. For example, जब आप food को digest कर लेते हो, digest करने के बाद आपका food फिर से वो food form में convert हो जाता है for the cyclic process. So that is also an example. फिर से आपका वो cyclic food के form में convert नहीं होता है. Digestion of food. For example, हमें कुछ भी अच्छा लगा, लाइक जैसे हमें पिज्जा अच्छा लगा, हमने पिज्जा को खा लिया. पिज्जा खाने के बाद अगर आप फिर से चाहो कि पिज्जा आपको मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो आपका कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. सो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव तो होगी. पिज्जा आपने ईट तो कर लिया. ईटिंग ऑफ पिज्जा इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज. व्हाई? बिकॉज रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गई, बट अभी आपसे कोई कहे उसको पिज्जा खाना है, तो इज इट पॉसिबल कि आप अपने मुंह से निकाल के दे दो या आप अपने पेट से निकाल के दे दो? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज अ chemical chain reaction is move in forward direction. And next one is burning process. Burning process, it means किसी भी चीज को आप बर्न करो. लाइक एस अभी मेरे पास अगर एक पेपर है, पेपर को मैंने विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक बर्न कर दिया. बर्न करने के बाद आपसे फिर से कोई बोले गेट कन्वर्टेड इनटू पेपर फॉर्म, so that is not possible. Why? Because reaction is move in forward direction. reaction आपकी forward direction में move हो चुकी है and get converted into as form. किस में कन्वर्ट हो गया वो आपका as form में कन्वर्ट हो गया है. That is why it is also a process of chemical change. And last one example of chemical change is making of chapati.
मेकिंग ऑफ चपाती, आफ्टर मेकिंग द चपाती, अगर आपसे कोई बोलता है ग्राफ फ्लोर को आप अलग कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ केमिकल चेन. इन केमिकल चेन ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी आपका जब सीड एक बार जर्मिनेट हो जाता है, फॉर एग्जांपल घर पे आपने देखे होंगे आपके बहुत सारे ग्राम्स को मम्मा लोग पानी में डाल देती है, आफ्टर समटाइम्स आफ्टर लीविंग 2 to 3 hours it get germinated. वो आपके जर्मिनेट हो जाते हैं, उनमें व्हाइट कलर के फ्लोस निकल आते हैं, रूट्स निकल आते हैं. दैट इज व्हाई वो जर्मिनेट कर, अगर फिर से आप उन्हें ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. So these all are the example of chemical change. Why? Because these are moving only forward direction. And these all are example of physical change. Why? Because these move in forward direction and backward direction as well as. So what is the difference between physical change and chemical change? Physical change, first one difference, move in only forward direction and backward direction. What is chemical change? Move only in forward direction. That is a reversible change. That is a irreversible change. In the process of physical change, a small amount of heat is required. Why? Because only physical state is changed, composition is not changed. But in chemical changes, new product is formed. That is where lots of heat is required from this process. So that is the difference between the physical and chemical change. I hope you all understood about what is the physical and chemical change, and these all are the example of physical and chemical change. Thank you. Have a nice day. Good morning, students. Have a marvelous morning to my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. In my today's topic is connective tissue. So students, connective tissue is composed of cells which are embedded in non-living material or a fluid. Like other animal tissues like epithelial tissue, nervous tissue and muscular tissue, the cells of these tissues are closely packed. Means you have already learned these tissues. The cells of these tissues are closely packed. But in connective tissue, the cells are not closely packed. They are separated from each other, and the space between the cells is filled with a solid or liquid material called matrix. Matrix is filled between all the cells. The connective tissues are of 3 types. 3 types of connective tissue is first is connective tissue proper, and second type is supportive connective tissue, and third one is fluid connective tissue. So connective tissue is of 3 types. First is connective tissue proper, second is supportive connective tissue, and third is fluid connective tissue. If you talk about the first type, connective tissue proper, so as the name suggests, connective means they connect various body parts from each other, like one bone to another bone, muscles to a bone, and also it gives the support to the organs by filling up the space between the organs. So this is the connective tissue, which are also divided into 3 parts. This connective tissue is also divided into 3 parts. And the first is adipose tissue. Second is areolar tissue, and third is fibrous tissue. So students, first is adipose tissue. Adipose tissue is present
below the skin. Below our skin, the adipose tissue is present. It forms or it acts like as a cushion. It keeps our body warm because it insulates our body, means it keeps our body warm. This adipose tissue also found around the internal organs. So the main function of this adipose tissue is to keep the body warm, and second is to store fat. Fat is stored in these tissue. That's why, because of fat, our body keeps warm, means insulate. It also acts like a cushion because it forms around the internal organs. So it forms a protective layer around the organ, around the internal organs. This is the adipose tissue. And second, areolar tissue. The areolar tissue also found below the skin, and it forms a continuous layer below the skin. It forms a continuous layer, this areolar tissue, which also fill up the space between the organs. The internal organs, the space between the internal organs are filled up by these tissues. And the main function of this tissue is to bind up the organs. Okay. Next is fibrous tissue. The fibrous tissue is also of two types. First is yellow fibrous tissue, and second is white fibrous tissue. So yellow fibrous tissue is present in ligament. These tissues are present in ligament, and you know that students, ligament, the main function of the ligament is to connect one bone from other bone. Suppose that this is my hand and there is two bones are present in my hand. First bone is this and second bone is this, but I bend my hand from the elbow. So here is a ligaments are present which binds these two bones. That's why we can bend our hand, because of ligaments. So ligament connect the one bone to another, and it contains a yellow fibrous tissue. Ligament is highly elastic. These are elastic and flexible tissues. Next is white fibrous tissue. Is present in tendon. So white fibrous tissue is present in tendons. The main function of the tendon is to connect the muscles from the bone. Means the skeletal, our framework of the body is the skeleton, and in the skeleton there is the outer covering of muscles. So these muscles connect from our bone by the tendon. This tendon connects the muscles to our bones. So these are also elastic and flexible. Because of the tendons, our body or muscles move. So this is the connective tissue proper. And next is, second type of connective tissue is the supportive connective tissue. So this supportive connective tissue is also known as solid connective tissue. It is also known as solid connective tissue. So it gives the support to our body. This supportive connective tissue gives the support to our body, and it forms the internal parts, means internal skeleton of our body. This supportive connective tissue forms the internal skeleton of our body, called the exoskeleton. Exoskeleton. So this supportive tissue is also of two types. First is cartilage, and second is bones. If I talk about the first is cartilage,
The cartilage is also a solid connective tissue. It is harder part of the body, but it is harder but much or less harder than the bones. Cartilage is less harder than the bones. It forms the our organs or tissues flexible. This cartilage forms our tissues or organs flexible. Like our nose, this part of the nose, and ear, this part of the ear is made up of cartilage. This is flexible part of the body. There is no bones. This is made up of cartilage. And second is bone. Bone is the also hardest part of our body. In our body, the hardest part is the bone. It forms the skeleton, means a framework of our body. These bones form the framework of our body, and the main function of the bone to help in the movement and to help the muscles move. So this is the bones, and this is the supportive connective tissue. And next is the third one. And the third is the fluid connective tissue. So this fluid connective tissue is of two types. First is blood and second is plasma. Second is lymph. This is of two types. First is blood and second is lymph. So blood. First is blood. Blood is a fluid connective tissue. It is composed of, the blood is composed of a liquid or a liquid matrix called plasma. We can also say that the liquid portion of the blood is a plasma, and also of three types of cells. First is RBC, means red blood cells. Red blood cells, which is also called erythrocytes. Next is WBC, white blood cells. Is also called leukocytes. And third is platelets. Is also called thrombocyte. So the liquid portion of the blood is the plasma, and it contains three types of cells. First is RBC, WBC and platelets. This RBC, red blood cells, is also called erythrocytes, and this white blood cells is also called leukocytes, and platelets is also called thrombocytes. So students, plasma is the liquid portion, so it contains glucose. The plasma contains glucose, electrolytes, water, protein, which are the liquid portion which flow in our body. And the RBC, the WBC, the main function of the WBC is to fight against the infection. The red blood cells, because of the red color of the blood is because of this red blood cells. So this is the composition of blood. And next, what is the function of the blood? The main function of the blood is to transport oxygen, amino acid and glucose throughout our body, because we take the food and the food is broken down into the glucose, and this glucose is transported to all our body by the blood. So this is the main function of the blood, to transport glucose, amino acid and oxygen throughout our body. Next is lymph. Lymph, we can say that lymph is also blood, is a type of blood, but because less means without the RBC. Without the RBC, it is also a type of blood, but there is no RBCs are present. It is present a yellowish fluid. Lymph is a yellowish fluid which also help the body to fight the infections. Means the foreign bodies, when come in our contact, it fight, or it help us to fight with the infection. This is the function of the lymph.
So this is the fluid connective tissue, and overall if you talk about the functions of the connective tissue, is the first function of the connective tissue is to connect the various parts of our body, and it also provide the support. It also transport the various substance throughout our body. This is the function of the connective tissue. Okay, so we will discuss about the tissues in plants in our next class. Students, study very carefully all the animal tissues. Okay students, thank you, have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you geography, first chapter, representation of geographical feature for class 7, in which I have told you the conventional sign and symbol represented on a topographical survey map. So in this, I have explained you water bodies and means of irrigation. And today I will continue the same chapter. And now, next water bodies that are represented on a topographical map are wad. What do you mean by wad? It is a low dam across a river. So this is a symbol of wad, and it is a low dam across a river. Now next symbol indicates causeway. A stream having a causeway is motorable during dry season. Its presence indicates area of scanty or seasonal rainfall. तो बच्चों ये क्या होती है? एक नदी होती है हैविंग अ कॉजवे, मतलब ड्यूरिंग ये ड्राई सीजन में ही ऑकर होती है. इसका प्रेजेंस इंडिकेट्स करता है कि स्कैंटी और सीजनल रेनफॉल, कि अ प्लेस वेयर इज स्कैंटी रेनफॉल, मतलब बहुत कम बारिश होना या सीजनल बारिश होना, मतलब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर दैट occurs rainfall. So it indicates, its presence indicates area of scanty or seasonal rainfall, that is called causeway. Now next symbol is island. It is a part of land surrounded on all sides of water. So what do you mean by island? It is a part of land. ये part होता है land का, surrounded on all sides of water. जिसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों? पानी होता है. Surrounded on all sides of water. That is called island. Now next is aqueduct. Aqueduct क्या होता है बच्चों? It is an artificial channel usually elevated and built of masonry. तो ये किससे बना होता है? मनुष्य द्वारा निर्मित होता है. ये हमारा क्या होता है? एक तरह से artificial channel होता है, built by masonry, मानव द्वारा निर्मित. That is called aqueduct. Now next symbol is reservoir. तो next symbol हमारा क्या आता है बच्चों? Reservoir. Now next symbol is reservoir. Reservoir और तालाब, इसको तालाब भी बोलते हैं. It is a man-made artificial tank with embankment to store water. तो बच्चों ये क्या होता है? ये man-made artificial tank होता है with embankment, किनारे के साथ, to store of water. Now representation of, अब हम बात करेंगे representation of relief height elevation on a map. तो सबसे पहले this symbol dot 340, this symbol indicates spot height. So what do you mean by spot height? I already told you in my previous lecture, the height of a particular point above the sea level. मतलब sea level समुद्र स्तर से किसी भी particular point की कितनी height है. So this symbol indicates the height of a particular point above the sea level. Now next, this symbol indicates triangulation method. The height of a point surveyed by the triangulation method. Now next symbol, approximate height. This symbol indicates benchmark. And now this symbol indicates contours. Contours. What do you mean by contours? These are lines shown in brown color. तो इसको brown color में show किया जाता है मैप में, joining places of equal heights above the sea level. Sea level से places की equal height को ये show करता है. तो these are called contours, and this symbol indicate contours. Now next is symbol is form lines. Form lines.
करना। दे आर शोन इन ब्रोकन लाइंस। देखिए आप, यू कैन सी दिस सिंबल, दे आर शोन इन ब्रोकन लाइंस एंड दीज ब्रोकन लाइंस आर कॉल्ड फॉर्म लाइंस। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज depression. Now next symbol is depression. Often found in sandy regions at the top of the mound or dune where the wind easily blows the sand away leaving a hollow. तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? सैंडी रीजन में, रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पे क्या होती है, बालू बहुत ज्यादा होती है। The top of the mound or dune where the wind easily blows the sand away having a hollow. So this is called depression. This is a symbol of depression found in a sandy region. कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये sandy region में पाया जाता है। Now next, representation of vegetation. How we represent a vegetation on a topographical survey map. The first symbol, this symbol indicate vine on trellis. Now next, this symbol indicate grass. The presence of grass indicate posture and occupation as grazing. तो बच्चों grass का presence किसी जगह पर क्या indicate करता है? Posture area और occupation. कौन से occupation के लिए? Grazing के. Now next, open scrub. Open scrub indicate desert or semi-desert condition. तो open scrub क्या indicate करता है बच्चों? Desert और semi-desert condition को indicates occupation as sheep or goat rearing. Now next, this symbol indicate conifers. Conifers, they are found in cooler highlands. तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? पहाड़ी इलाकों पे. Now next is bamboos. They are found in areas of scanty rainfall. ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम वर्षा होती है. Now this symbol indicates deciduous, found in central India. And now this symbol indicates survey tree. Serve as the prominent survey point in black. तो उसको मैप में कैसे शो किया जाता है? ब्लैक कलर में. तो these are symbol represents of vegetation, vine or trellis, grass, open scrub, conifers, bamboos, deciduous, survey tree. So student, next symbol indicates dense jungle. तो dense forest may be indicated of hilly region. तो ये किसको इंडिकेट करता है बच्चों? hilly regions को, पहाड़ी क्षेत्रों को. Now next is open mixed jungle. It is indicated to of moderate rainfall. तो ये क्या चीज को इंडिकेट करता है बच्चों? moderate rainfall को. Now next symbol is PF, that is protected forest. These forests are planted by the government as shelter belts to prevent soil erosion in desert. So what do you mean by soil erosion? The removal of the top layer of earth by flowing water or flowing wind. तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का हट जाना अपनी जगह से या डिस्ट्रॉय हो जाना, फ्लोइंग वाटर, तेज बहते हुए पानी से, और फ्लोइंग विंड, तेज बहती हुई हवा से. So the removal of the top layer of the earth by flowing water or blowing wind are called erosion. तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किस लिए होते हैं बच्चों? आर प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा प्लांट किए जाते हैं एज शेल्टर बेल्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन इन डेजर्ट्स. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिंबल इज फायर लाइन्स. इट इज क्लियरिंग मेड इन द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. तो ये क्या होता है बच्चों? इट इज क्लियरिंग मेड इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ये क्लियर लाइन्स फॉर्म, फायर लाइन्स फॉर्म की जाती हैं. किस चीज को रोकने के लिए? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट फायर. जंगल की आग को रोकने के लिए इन फायर लाइन्स को फॉर्म किया जाता है. तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट द vegetation on a topographical map. जैसे conifers, bamboos, deciduous, survey tree, dense forest, open jungle, protected forest, and fire lines. Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. In previous video, I have taught about
Chapter first, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. So now we discuss about medieval Europe. Medieval Europe in that time, any medieval ages comes between the ancient age and modern age. Now we talk about medieval Europe. Medieval Europe to the Middle Age started in Europe 600 to 1200 Common Era. Thus we say in that time the Islam and Christianity, two religious and two more important religious in that time. In Islam were founded by Prophet Muhammad and Christianity was founded by Jesus Christ. In previous video I have discussed about the Jesus Christ and how many teaching of the Jesus Christ, and after that I have discussed about many ancient Roman Empire. Now today I will discuss about the decline of ancient Roman Empire, कि how ancient Roman Empire decline, किस तरह से रोमन एम्पायर धीरे धीरे डेक्लिन यानी पतन की ओर जाते गए. तो द डेक्लिन ऑफ रोमन एम्पायर वाज ड्यू टू मैनी रीजन्स. द डेक्लिन ऑफ रोमन एम्पायर यानी रोमन एम्पायर्स के डेक्लिन यानी पतन के कई कारण थे. वाज ड्यू टू मैनी रीजन्स, कई कारण थे, जिसमें अ डेक्लिन दैट टुक प्लेस ओवर मैनी हंड्रेड ऑफ ईयर्स. इनका जो पतन था यानी इनका जो इनका जो सम्राट डिस्ट्रॉय हो रहा था, which happened in not 1 or 2 years, in place यानी place over या took place over many hundred of years. The major causes of the fall of Roman Empire. So now students will discuss about how many reasons of the decline of the Roman Empire. तो मेजर माने जो प्रमुख कारण थे फॉर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वो क्या थे? कैपिटल करप्शन, माने बिकॉज द रोमन एम्पायर वर करप्ट एज अ पॉलिटिकल कंडीशन, कांस्टेंट वार यानी द कंटिन्यूअस ऑलरेडी मैनी वॉर्स इन फाइटिंग अमंग्स द सोल्जर्स. In fighting among the soldiers were many important causes of the Roman empires. Slavs and Slavs revolt. माने thus we say कि in that time ये decline of the Roman Empire were most important reasons and causes were कि Slavs वहाँ के सामंत थे and Slav revolt, और वहाँ की Slav revolt यानी 10 जो क्रांतियाँ माने जो सामंत की क्रांतियाँ हुई थी वो थी. Imperialists destroy democracy. Imperialists जो थी डिस्ट्रॉय, जिनमें डिस्ट्रॉय हो चुका था क्या? डेमोक्रेसी. इनकरेज्ड स्लेवरी, क्रिएटेड आइडल सिटी. माने दिस माने इम्पेरियलिस्ट जो साम्राज्यवाद था, माने उस समय इम्पेरियलिज्म इज द मोस्ट कॉजेस ऑफ दिस दैट टाइम, जिससे क्या था? डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, माने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. या एंड इनकरेज्ड माने इनकरेज्ड स्लेवरी सामंतवाद, क्रिएटेड आइडल सिटी मॉब्स माने जिससे क्रिएटेड आइडल सिटी मॉब्स, एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शंस माने दैट causes were political conflict and corruption. In that time, the western part of the Roman Empire was destroyed by the barbarian invasions. But that the great important causes of in that time, why were the Roman Empire were destroyed? तो the invasions of barbarian कौन थे on that time? कि the people who were not civilized, या the people who were lived in the forest and uncivilized people are called barbarian. So the Roman Empire were destroyed in that time by the barbarian invasions यानी attack, आक्रमण. The Eastern Roman Empire was Byzantine Empire. माने ईस्टर्न इन दैट टाइम ईस्टर्न रोमन एम्पायर, माने जो ईस्ट का रोमन एम्पायर था कौन? बाइजेंटाइन एम्पायर इन कॉन्स्टेंटिनोपल was its capital, excited till in 1453.
1453 the Constantinople यानी Constantinople as its capital, Byzantine Empire fell. Now students, we discuss about how the decline of Roman Empire. Roman empires were in that time very much effective to the many regions as a political corruptions, as a barbarian invasions, या many others system which barbarian have या which Roman Empire has declined. Now we talk about the impact of the decline. Impact of the decline माने this decline यानी इस पतन का क्या impact था? So first, the downfall of the Roman Empire resulted in great confusion of the Western Europe. At first we discussed कि Roman Empire in that time was downfall. माने Roman Empire in that time in downfall resulted in the great confusion of the Western Europe. माने लोगों में great confusion था of the Eastern माने Western Europe के प्रति कि giving rise to a large number of small states. माने the people, the state were converted into a large number of small states. In about 800, Chambliss founded an empire. माने Chambliss को एक empire के रूप में found किया गया, which include modern France and Germany along with the part of Italy. Now we discuss कि in about 800, Charlemagne founded an empire which included modern France. माने the France, Germany and Italy in that time included in an empire. This empire later broke up after his death. माने in Common Era 1000, in 1000 Common Era, after the death of this empire, a new empire as a Holy Roman Empire came to the existence. माने after the death of this empire in CE 1000, a new empire came to a new Holy Roman Empire came to the existence and extended our Germany and Austria, and then after extended our Germany and Austria. Now the fall of Roman Empire, and thus we say in the fall of Roman Empire had an adverse impact of the Latin learning, because in that time the Latin language, Latin learning of the spread of this languages was halted. This languages was halted in the period of impact of the decline. Now students, we discuss about Byzantine Empire. Byzantine Empire, the time period is in CE, any Common Era 455. The Vandals invaded and plundered in the city of Rome. Thus we say in that time, the time period of 455 Common Era, the Vandals invaded and plundered the city of Rome. Then in 776, यानी 476 Common Era, the last Roman emperor जो क्या था, Romulus, यानी Romulus Augustus was deposed. माने the last Roman empire was in that time, Romulus Augustus was deposed. After time, there was no emperor in the west. Thus we say in that time there was no emperor in the west. After this, there was no emperor in the west. माने after that time, after Romulus Augustus के बाद, the no emperor in the west. Only a remnant of Roman. Thus we say कि only a remnant of the Roman Empire survived in the east and its capital at the Constantinople. Thus we say
its capitals is also called at the Constantinople. Students, I have explained the three topics of this chapters, and tomorrow I will discuss the next topic, Byzantine Empire, in next video. Thank you for attending this class. स्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 2 भूतकालः लंग लकारः प्रथमा पुरुषा के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल, जिसको हम संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, इसका प्रथम पुरुष होगा इस चैप्टर में। प्रथम पुरुष आप पढ़ चुके हैं ना, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो आप प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे इसमें। आप देखिए, प्रथम पुरुष का भी ये एक वचन है। जो ये संकेत मैंने दिया है का से लेकर आसी तक, ये सारी पंक्तियां जो है प्रथम पुरुष तो है लेकिन एक वचन की हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखें। का अगच्छत, कौन गई। बाला अगच्छत, बालिका गई। बाला मीन्स बालिका। कौन गई, बाला अगच्छत, बालिका गई। सा बाला विद्यालयम अगच्छत, वह बालिका विद्यालय गई। कौन गई, बालिका गई, वह बालिका विद्यालय गई। कहाँ धावत, कौन दौड़ा। मृगा धावत, हिरन दौड़ा। सह मृगः वने अधावत, वह हिरन जंगल में दौड़ा। देखिए, सब प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष की एक क्रिया है, और ये देखिए प्रथम पुरुष का कर्ता है लेकिन एक वचन है। कहाँ धावत, कौन दौड़ा। मृगः धावत, हिरन दौड़ा। सह मृगः वने अधावत, वह हिरन जंगल में दौड़ा। नेक्स्ट है पादपे एकम पुष्पम अविकसत, पौधे में एक फूल खिला। एका बालिका पुष्पम अजिघ्रत, एक बालिका ने फूल सूंघा। पुष्पम अति सुंदरम आसीत, फूल बहुत सुंदर था। पौधे में एक फूल खिला, एक बालिका ने फूल सूंघा। पुष्पम अति सुंदरम आसीत, फूल बहुत सुंदर था। तो बच्चों, ये जो संकेत कहां से लेकर आसीत तक, ये सारी पंक्तियां प्रथम पुरुष एक वचन की। अब जो आपका दूसरा संकेत है वो भी प्रथम पुरुष है लेकिन द्विवचन है, यानी उसमें 2 कर्ता होंगे। जब द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की क्रिया का भी प्रयोग होगा। तो जो ये नेक्स्ट संकेत है आपका, वो है प्रथम पुरुष द्विवचन। देखिए, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। एतो सिंहो आसताम, एतो मीन्स ये, सिंहो मीन्स 2, आसताम मीन्स थे। ये 2 शेर थे। सिंहो वने वसताम, ये दोनों शेर जंगल में रहते थे। वने में जंगल में, दोनों शेर जंगल में रहते थे। सिंहो मृगम मारताम, दोनों शेरों ने हिरन को मार डाला। ये दोनों 2 शेर थे। दोनों शेर जंगल में रहते थे। दोनों शेरों ने हिरन को मार डाला। आगे देखिए इधर नेक्स्ट, दीपिका अनामिका चा आपणम अगच्छताम। चा मीन्स और मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में चा बाद में लगता है। जब हिंदी रूपांतर करेंगे तो उसे मध्य में बोलेंगे। जैसे दीपिका और अनामिका बाजार गईं। आपणम मीन्स बाजार।
अगच्छताम गईं। दीपिका और अनामिका बाजार गईं। ते आपणात फलानी आनयताम। आपणात मीन्स बाजार से, वे बाजार से फल लाईं। आनयताम लाईं। देखिए बेटा, पुल्लिंग में ते बहुवचन में आता है, सा तो ते, लेकिन स्त्रीलिंग में सा ते ता होता है, इस तरह से रूप चलता है। तो स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में आता है, पुल्लिंग में ते बहुवचन में आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वे बाजार से फल लाईं। ततः, उसके बाद या फिर ते फलानी अखादताम, फिर उन्होंने फल खाए। बहुवचन इधर देखिए, सॉरी नेक्स्ट देखिए, वृक्षे द्वे फले आस्ताम, पेड़ पर 2 फल थे। फले भी द्विवचन है, पेड़ पर 2 फल थे। ते फले वृक्षात अपतताम, वे दोनों फल पेड़ से गिर पड़े। अपतताम गिर पड़े। बालको फले अनयताम, 2 बालक 2 फल ले गए। 2 बालक 2 फल ले गए। पेड़ पर 2 फल थे, वे दोनों फल पेड़ से गिर पड़े। दोनों बालक 2 फल ले गए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, ये है बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन की ये पंक्तियां हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कृषिकः क्षेत्रम अगच्छन्, किसान खेत को गए। कृषिकः तत्र बीजानि अवपन्, किसानों ने वहां बीज बोए। ते क्षेत्रम हलेन अकर्षन्, उन्होंने खेत को हल से जोता। किसान खेत को गए, किसानों ने वहां बीज बोए, उन्होंने खेत को हल से जोता। नेक्स्ट, उद्याने पुष्पाणि अविकसन्, बगीचे में फूल खिले। तानि पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, वे फूल सुंदर थे। जनः पुष्पाणि अजिघ्रन्, लोगों ने फूल सूंघे। तत्र कमलानि पाटलानि च आसन्, वहां कमल और गुलाब थे। जनः प्रसन्नाः अभवन्, लोग प्रसन्न हो गए। बालिकाः नृत्यशालाम् अगच्छन्, बालिकाएं नृत्यशाला गईं। ताः बालिकाः तत्र अनृत्यन्, उन बालिकाओं ने वहां नृत्य किया। काश्चन बालिकाः अगायन्, कुछ बालिकाओं ने गाया। काश्चन बालिकाः नृत्यम् अपश्यन्, कुछ बालिकाओं ने नृत्य देखा। तो बच्चों, ये जो थी ये प्रथम पुरुष बहुवचन की पंक्तियां थी, जिनमें प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से इन पंक्तियों को ध्यान से सुन लीजिए। किसान खेत को गए, किसानों ने वहां बीज बोए। वप मीन्स होता है बोना। इसका जो रूप चलता है वो पट धातु की तरह ही, जैसे अपठत अपठताम अपठन, वैसे ही अवपत अवपताम अवपन, यानी ये बहुवचन की क्रिया है और यहाँ बहुवचन का ही कर्ता लगा हुआ है। किसानों ने वहां बीज बोए, उन्होंने खेत को हल से जोता। बगीचे में फूल खिले, वे फूल सुंदर थे। लोगों ने फूल सूंघे, जिक्र मीन्स सूंघना। लोगों ने फूल सूंघे। वहां कमल और गुलाब थे। पाटल मीन्स बच्चों गुलाब होता है, वहां कमल और गुलाब थे। जनाः प्रसन्नाः अभवन्, लोग प्रसन्न हो गए। इसके बाद की पंक्तियां हैं। बालिकाः नृत्यशालाम् अगच्छन्, बालिकाएं नृत्यशाला गईं। ताः बालिका तत्र नृत्यन्, उन बालिकाओं ने वहां नृत्य किया। काश्चन मीन्स कुछ। काश्चन बालिका, कुछ बालिकाओं ने। अगायन मीन्स गाया। काश्चन बालिका नृत्यम अपश्यन्, और कुछ बालिकाओं ने नृत्य देखा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये प्रथम पुरुष एक वचन की ये पंक्तियां थी। ये प्रथम पुरुष द्विवचन और ये प्रथम पुरुष बहुवचन। इट मीन्स आपका ये प्रथम पुरुष का जो पैसेज था, पंक्तियां थी, ये कंप्लीट हो गई हैं।
इस तरह से आप संकेत डाल के अपनी नोटबुक में अर्थ लिखेंगे। पहले शब्दार्थ लिखें और उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning student, this is class 7th E, subject is computer, chapter number 1, hardware components of the computer. Student, in previous classes we discussed external hardware components. Today we discuss internal hardware components. Okay, what is the internal hardware components? Those components which are connected internally to the computer, these are called internal hardware component. In your chapter, we discuss motherboard, processor, disk drive, sound card, graphic card and SMPS. All these are discussed in this chapter. Okay, now first is, what is motherboard? Motherboard is the main board of a computer. It is a square shaped motherboard. Circuit board. What is the circuit board? Mother circuit board. It is called motherboard or main board or MOBO. MOBO. Okay. It is also called MOBO. Okay. What is a motherboard? Motherboard is a simple board on which printed or integrated circuit. It is a printed circuit board. Clear? It is a printed circuit board where all the internal components are connected. Suppose that microprocessor chip are connected or fixed in motherboard. All the RAM and ROMs are connected in motherboard, SMPS connected, disk drive connection, sound card, processor. Okay, so all these different types of are board connected in on motherboard. Next internal hardware component is SMPS. The full form of SMPS is switch mode power supply. It is an electronic circuit that provides power supply. Okay, SMPS is an electronic circuit that provides power supply to the computer. It is also stabilize the voltage. Stabilize the voltage means that is control the voltage. Now the next topic is graphic card. Graphic card also internal hardware component. It controls the display of the graphics. That means it controls the picture and videos on a computer. It also built in a motherboard. That means it is also attached to the motherboard. Okay, it also known as graphic adapter or graphic controller. Once again we discuss graphic card, also internal hardware component. It controls the display of graphics. Display of graphics means it controls the picture and videos on a computer. Clear, students? Picture and video on your computer. A graphic card also built in a motherboard. That means it is also attached to the motherboard. It is also known as graphic adapter or graphic controller. So student, today we discuss SMPS, graphic card and motherboard. Same as the, what is a sound card? What is a
sound card. Sound card, it controls the sound of the, it controls the sound of audio, sound of the audio system. Okay student, so I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.